गुड मॉर्निंग। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 3 में जाएंगे, है ना। अभी तक हमने रिसोर्सेस पढ़ा, है ना। अब हम लैंड रिसोर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्स, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स at most importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication system. India has land under a variety of relief features, namely mountain, plateau, plains, and island as known as. ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैंड रिसोर्स क्या है, बहुत फैला हुआ है, बहुत वेजिटेशन होता है। मतलब लैंड में क्या होता है, पेड़ पौधे भी हो रहे हैं, जानवर भी हो रहे हैं, हम मनुष्य भी रह रहे हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो रही है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हो रहा है। ये सारा जो है ये सब कहाँ होता है, लैंड रिसोर्स में होता है। और इंडिया का जो लैंड है इसके नेमली 4 फीचर्स में ये बटा हुआ है। ये माउंटेन्स में बटा हुआ है लैंड, प्लेटूज में बटा हुआ है, प्लेन्स में बटा हुआ है और आइलैंड में बटा हुआ है ना। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, बट वो फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड है। तो लैंड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कहीं हमको माउंटेन्स मिलता है, कहीं प्लेटूज मिलता है। प्लेटू क्या होता है, प्लेटू होता है टेबल लैंड, जो लैंड लैंड से मतलब प्लेन से, मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है और माउंटेन से नीचा होता है, टेबल के समान होता है। ठीक है, तो इसको हम प्लेटूज को टेबल लैंड भी कहते हैं। मैदान पढ़ा, प्लेन्स पढ़ा और आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं, जो ऐसा जमीन या ऐसे जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम लैंड आइलैंड कहते हैं। अब land is the habitat of man. All the economic activities are performed on land. The soil covers on the land is essential for plant growing. So land is necessary for agriculture. Land is used to set up industrial units. Roads and railways are built on the land. Commercial activities are also required on land. Natural vegetation and wildlife are supported by लैंड में क्या होता है, हैबिटेट है, मनुष्य उसमें रहता है, मानव उसमें रहता है। हैबिटेट मतलब उसमें निवास करता है। और यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जो ज़मीन में जो मिट्टी है उसमें हम प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट ग्रो करता है, वहाँ हम एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को डालते हैं। रोड्स और रेलवेज बनती है जिसपे कि ट्रेन, बस, ये सब इधर से उधर होती है, तो ये हमको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर होता है। और बहुत सारे कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर लैंड में होती हैं। और नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति है वो उगती है, प्लस जो वाइल्ड लाइफ भी है वो भी यहाँ पर जीवित रहता है या जगता है, तो लैंड को वो सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम से एक पाई चार्ट से एक बताया गया कि जो हमने लैंड है वो लैंड में कितना पोर्शन मेरा ये है। लैंड में देखो यहाँ पर आपका 27% जो है वो प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है, और जो 43% है, सॉरी 43% जो है वो प्लेन्स है, 27% जो है प्लेटू है और 30% जो है वो माउंटेन। 43% प्लेन्स, 27% जो है वो प्लेटू है और 30% जो है वो क्या है, आपका माउंटेन है इस लैंड। 3 भागों में हमने बताया कि प्लेन, माउंटेन और प्लेटू में बटा है। प्लेन कितना बोला मैंने, 43%, माउंटेन जो है वो 30% और प्लेटू जो है वो 27% इंडिया में बटा हुआ था। 43% ऑफ India's land area is plain. The region is good for agriculture and industry. 30% of the land area is mountain. The region is rich in water resources. Plateau occupies 27% and of the land area. The region is rich in mineral, fossil fuels and forest. तो प्लेन जो है वो 43% है, माउंटेन जो है वो 30% है और प्लेटू जो है वो
27% है। तो 43% जो इंडिया का लैंड है वो कैसा है, प्लेन है। प्लेन है मतलब मैदान है। द रीच, और ये जो एरिया है या जो ये जो क्षेत्र है, रीजन है, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, खेती किसानी करने के लिए बहुत अच्छा है। 30% जो लैंड है वो माउंटेन है, और इस माउंटेन रीजन में या इस क्षेत्र में जहाँ पहाड़ हैं वो बहुत ही अच्छे वाटर रिसोर्स के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और जो प्लेटू है, जो पठार है, वो 27% एरिया इंडिया का लैंड का घेरा हुआ है। और ये जो रीजन है, ये बहुत ही, यहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बहुत मिलते हैं, और बहुत सारे जंगल भी यहाँ पर मिलते हैं। अब लैंड resources are used for the following purpose: forest, land not available for cultivation, barren and wasteland, land put to no agriculture uses, fallow lands, other uncultivated lands, है ना, and net swamp lands। अब जो है लैंड को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो लैंड रिसोर्स है उसको हम किन पर्पस के लिए यूज करते हैं। लैंड जो है हमारा फॉरेस्ट के लिए यूज होता है, कुछ लैंड्स जो है हमारे कल्टीवेशन के लिए होते हैं, और कुछ लैंड जो है हमारा कल्टीवेशन के लिए उपयोगी नहीं होता, वो बैरन लैंड होते हैं। बैरन मतलब बंजर होते हैं, और या तो बंजर होते हैं या दलदली या इतने नमी या इतने गीले होते हैं कि वहाँ हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिनमें हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, है ना। और कुछ होते हैं जहाँ पर हम करने के लिए समर्थ नहीं होते, उसको फैलो लैंड्स बोलते हैं। और कुछ और भी ऐसे होते हैं जो जहाँ हम चाहते हुए भी हम वहाँ पर उपजाऊपना नहीं ला सकते या एग्रीकल्चर नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार से लैंड हमारे पास इस रहता है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक फिर पाई डायग्राम से बताया है कि कितना हमारा लैंड जो है वो फॉरेस्ट में है, कितना बैरन में है। तो 18.11% जो है वो फॉरेस्ट में है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ जो ब्लू कलर से दिख रहा है। देन 18.11% अगेन बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, ये बैरन है, बंजर है, यहाँ हम कुछ लगा ही नहीं सकते। फिर ग्रीन से जो दिख रहा है 4.95% एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, यहाँ भी हम एग्रीकल्चर यूज नहीं कर सकते, यहाँ की जो भी मिट्टी है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है। देन ये पर्पल दिख रहा है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये जो है जानवरों के लिए, चारागाह के लिए हमने इस लैंड को बना के रखा है। फिर ब्लू, ये लाइट ब्लू जो दिख रहा है स्काई ब्लू, ये लैंड है, ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ट्री लगाने के लिए, मिसलेनियस यूज के लिए। फिर ये ऑरेंज है, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, ये वेस्ट बेकार पड़ा हुआ जमीन है ना। ये एकदम लाइट ब्लू जो लैंड है, ये हमको करंट में हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ भी ये जो पिंक दिख रहा है, हम अभी इसको उपजाऊ, बंजर जमीन है बट हम इसको उपजाऊ बना रहे हैं। और ये जो 46% लैंड पड़ा हुआ है, ये अभी भी हम इसको यूज नहीं कर पा रहे। तो ये इस पाई डायग्राम से आप लोगों को समझ में आया होगा कि लैंड का कितना पोर्शन हमारा यूज कैसे और कैसे हो रहा है। अब लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया, द use of land is determined by physical factors such as topography, climate, soil types, human factors such as population density, technological capability, and culture and tradition, etc. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Also, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan have also not been surveyed. अब जो लैंड का यूज हमारे इंडिया में किस पैटर्न से हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि फिजिकल फैक्टर्स इसमें कैसे आते हैं ना, भौतिक फैक्टर्स, भौतिक कारक।
तो टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि वो एरिया कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एरिया कैसा है, वो माउंटेन है कि रिवर वाला है कि प्लेन है कि हिल्स है, क्या है कि डेजर्ट एरिया में है कि बैरन एरिया है। तो ये सारी चीज़ें जिस चीज़ के अंदर आती हैं उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। और उसके बाद आता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना। जहाँ हम यदि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सपोज हम वहाँ पे धान की खेती उपजाना चाहते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट वैसा होना चाहिए, मिट्टी वैसी होनी चाहिए, उस फसल के लायक वहाँ का मौसम होना चाहिए। तो ये सारा जो फैक्टर आता है इसको हम बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। अब ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर में वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ की जनसंख्या की डेंसिटी कैसी, घनी आबादी वाला एरिया है कि कम आबादी वाला एरिया है। अब वहाँ पे भी जो भी हमको उस लैंड में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है, वहाँ के कल्चर कैसे हैं, वहाँ उस एरिया के ट्रेडिशंस कैसे हैं, ये सारे हमारे ह्यूमन फैक्टर में आता है। अब जो लैंड को जितना हमने यूज करना है उसको हमने सर्वे के तौर पर निकाला, तो हमारे पास जो है अवेलेबल ओनली 93%। यदि हम जोग्राफिकली देखें एरिया जो हमारा है, जोग्राफिकली एरिया जितना भी हमारे पास है उसका केवल और केवल हम 93% लैंड को यूज़ करते हैं। देखो कुछ लैंड जो होता है उसको हम यूज़ नहीं कर पाते और सर्वे भी अभी पूरा नहीं हुआ। तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, जो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इनको जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं, यहाँ अभी भी सर्वे हम नहीं कर पाए क्योंकि ये अभी भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम अभी पहुँच ही नहीं पा रहे, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है कि हम वहाँ पर पहुँच पाए। उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, जो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, उस पे भी हमारा, उस लैंड पे भी हमारा सर्वे नहीं हो पाया। इस प्रकार से हमारे पास 93% ऑफ लैंड बस है जिस पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन में से, अब लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि लैंड जो भी है हमारे पास उसका हम कैसे यूज हो रहा है ना। ह्यूमन लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, mining and quarrying contributed in the land degradation. Measure to control land degradation, afforestation, planting of shelter belts of plant, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, proper management of wastelands, control of mining activities. तो लैंड डिग्रेडेशन है, मतलब लैंड जो है हमारे पास वो कैसे डिग्रेड हो रही है, मतलब कैसे खत्म हो रही है। उसको कंजर्वेशन का मतलब होता है उसका संरक्षण करना या उसका बचाव करना। तो वो हम कैसे करते हैं। अब मानव एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ को काट रहे हैं। तो जो पेड़ को काट रहे हैं, हम जंगल को काट रहे हैं, है ना, और उस जंगल को और पेड़ को काट के हम क्या कर रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। तो जब हम जंगल को काट रहे हैं तो वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं या जंगल को खत्म कर, तो जंगल को खत्म कर दे रहे हैं। फिर जो हमारा ओवर गेजिंग है, जो चारागाह है ना, वो हम बहुत बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। माइनिंग, हम माइनिंग बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे योगदान देती है किसको, लैंड डिग्रेडेशन को, लैंड को ख़त्म करने के लिए। अब मैं गड्ढे पे गड्ढा माइन करके गड्ढे पे गड्ढा खोदते जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ हमारे पास ज़मीन बचेगी ही नहीं। सपोज हमारे पास हमने जंगल काट दिया, है ना, बहुत एरिया का बहुत सारा हमने जंगल काट दिया। सपोज मैंने 200 किलोमीटर्स का बड़ा जंगल है, घना जंगल है जिसमें प्लांट्स बहुत सारे हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत सारे हैं, उसको मैंने पूरा काट दिया। और क्योंकि वो शहर से लगा हो इसलिए मैंने उसको काट दिया, भाई खत्म कर दिया। अब वहां पे मैंने क्या किया, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तो उससे क्या हुआ, मेरी वो जमीन जो है वो खत्म हो गई। तो उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे बचाएं या उसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो सबसे पहले हम फॉरेस्टेशन करें।
डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को खत्म कर देना। एफॉरेस्टेशन मतलब अब फिर से पौधे लगाना और पेड़ पौधों को लगाना और जंगल नहीं बनाना, प्लांटेशन करना। ठीक है। और हम शेल्टर्स बनाए प्लांट के लिए, एक मतलब एक लाइन से हम बेल्ट बना दें प्लांट के और लगा लें, तो इस तरीके से क्या होगा, हम फिर से जमीन का उपयोग कर रहे हैं, है ना। फिर हम जो ओवर गेजिंग हो रही है, जो बहुत बड़े बड़े चारागाह हम अननेसेसरी बना दे रहे हैं, उस पर हम कंट्रोल करें। ठीक है। जो हमारे जो सैंड है, जो मरुस्थल में जो सैंड बनते हैं ना, उन पर हम क्या करें, जो कटीले बुशेस हैं, कटीले पेड़ जो डेजर्ट में होते हैं, उनको हम लगाएं। और जो वेस्ट लैंड है, जो बेकार पड़ी ज़मीन है, उनको हम प्रॉपर मैनेज करके उनमें हम कुछ अच्छी चीज़ें बना लें, या तो हम उसमें प्लांटेशन कर लें, या उसको हम गेजिंग एरिया बना लें। हम उस वेस्ट लैंड को यूज़ करें, और हम माइनिंग जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ही हम माइनिंग करें। देखिए यहाँ पिक्चर में बताया, डिफॉरेस्टेशन तो हमने कर दिया, अब हमको एफॉरेस्टेशन, तो हम प्लांटेशन करें, है ना। गेजिंग एरियाज बनाएं, जो हमारे वेस्ट लैंड पड़े हुए हैं उसमें हम गेजिंग लैंड्स बनाएं, गेजिंग लैंड बनाएं। फिर लार्ज स्केल soil erosion caused by running water and wind, dumping of waste material from mining centers and industrial units. Over irrigation leads to increase in salinity and alkalinity in the soil. Overgrazing by animals and deforestation by man, wastewater from the industrial units pollute the lands, mineral processing line, grinding of limestones for cement industries and calcite uh, and soapstone for ceramic industries creates a lots of dust. This dust is deposited in the neighboring land. तो ये जो नेबरिंग लैंड में जो हमारे पास जो सब जमा हो रहा है, ये सब क्या कर रहा है, सॉइल इरोजन का। तो लार्ज स्केल सॉइल इरोजन किसके कारण हो रहा है ना, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज बाय रनिंग वाटर एंड, जो बहता हुआ पानी है उसके कारण हमारा सॉइल इरोजन। अब पेड़ ही नहीं है, क्योंकि जंगल में या नदी के किनारे यदि पेड़ पौधे रहेंगे तो क्या होगा, उनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को अपने पास रोक के रखती। जब पेड़ ही नहीं है तो वहां की मिट्टी क्या होगी, बह जाएगी, है ना। जोर से हवा आएगी तो भी बह जाएगी। और दूसरा कि जब हम वेस्ट मटेरियल्स को जो माइनिंग करके, जो माइनिंग सेंटर से या इंडस्ट्रीज से जो हम वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं उसको हम ज़मीन में डाल दे रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये डिग्रेडेशन का एक पार्ट है। ओवर इरिगेशन लैंड, अब ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन, मतलब यदि हम बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रह जाती, वहाँ पर एल्कलाइन वो ज़मीन जो है वो क्षारीय हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते, हम मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं, है ना। क्योंकि पानी में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि नुकसान करते हैं ज़मीन को कहीं ना कहीं, केमिकल रिएक्शन करके। और जो चारागाह हम बना रहे हैं मनुष्य जानवरों के लिए, बढ़ाते जा रहे हैं चारागाह को, लिमिटेड एरिया हम नहीं रख रहे हैं। और डिफॉरेस्टेशन, जो मैंने पहले ही बोला कि डिफॉरेस्टेशन बाय मैन मतलब हम जंगल पे जंगल काटते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लैंड डिग्रेडेशन के लिए का योगदान देती हैं। वेस्ट वाटर जो आ रहा है इंडस्ट्री से वो भी ज़मीन को पल्यूट करती है। मिनरल जो प्रोसेस है माइनिंग प्रोसेस में, सपोज हमको लाइमस्टोन निकालना है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, या हमको कैल्शियम स्टोन्स निकालने हैं, कैल्साइट स्टोन्स निकालने हैं, या सिरेमिक स्टोन्स निकालने हैं जो कि सिरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए हो, तो इनसे जो डस्ट निकलता है ये सारा कहाँ जमा हो जाता है, ज़मीन में जमा हो जाता है, जिससे कि लैंड जो है हमारा वो खराब होते जाता है ना। इतना आपको सब समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू।